और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? और दूसरा मुझे ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, मुझे एक मिनट मैं बोल लूं पहले। 3 तलाक का विरोध भी हुआ, लेकिन 3 तलाक का महिलाओं ने बड़ा स्वागत किया था, मुस्लिम महिलाओं ने तो फूल तक बरसाए। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां भी अगर बीजेपी जीत जाती है, अगर एक ही घर से आधा वोट बीजेपी को चला जाता है जिसमें कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो इसे कैसे देखें? खास तौर से क्या मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी पसंद आ रही है और बीजेपी के फैसले पसंद आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं? क्योंकि देखिए ना, दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी जीत गई। कैसे? 3 तलाक को लेके पीठ थपथपाने वाली ये सरकार आज उस 3 तलाक कानून के बाद जो हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां जो दंश झेल रही है, उसे धरातल पे महसूस सरकार नहीं कर रही है ना। ये कानून से कोई लाभ उसे मिल क्या दंश है? 3 तलाक खत्म होके कौन सा दंश है, मुझे बताइए। धरातल पे आज जो उनका अपना धार्मिक पैटर्न है उसी पे वो चल रहे हैं। या अगर कोई बेटी चली जाती है पुलिस में तो उसका काउंसलिंग होते होते ही न जाने उसका क्या हाल हो जाता है। क्या आप समझ पा रही हैं कि जाते ही पुलिस सुन रही है, क्या आप समझ पा रही है कि जाते ही उसको न्याय मिलने का काम होता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और सिर्फ परेशान करने की नीयत से इस कानून को लाया गया। अब रही बात, बड़े भाई शुक्ला जी ने बड़ी बारीकी से हम सबको बढ़िया समझाने का प्रयास किया कि हम विपक्षी सिर्फ मोदी जी का विरोध करते हैं। अरे मोदी जी का विरोध नहीं करते, मोदी जी के गलत कार्यों का विरोध करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब आदरणीय गृह मंत्री जी जब खड़े होकर के कहते हैं कि इस कानून को मानना होगा, ये शब्द क्या कहता है? तानाशाही चल रही है। यह अभी अग्रवाल जी का आपने सुनाया, अग्रवाल जी ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया था कि कुरान में पूरा पढ़ रखा हूं, कुरान में जो जो लिखा है अगर मैंने कह दिया तो मार हो जाएगा। अरे भैया, क्या लिखा है कुरान में ये बता दो। कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें कौन सा ऐसा शब्द लिखा होगा जिसकी वजह से मार हो जाए? तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मुसलमानों की अच्छाई तो गिनाने का कार्य नहीं करता कि भाई अगर आज हम परमाणु शक्ति संपन्न हुए तो वही अब्दुल कलाम साहब थे। अगर आज हम, उन्होंने ये कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो लीडर्स हैं वो मुसलमानों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वही टायर पंक्चर की दुकान करना, वही छोटा मोटा काम करना, बस ये चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर अपने फायदे के लिए कि लोग पढ़े नहीं, विकास ना करें। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि 40 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को मुख्य धारा से जोड़ने में वो विफल रहे। उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस गौण हो चुका है। लेकिन क्या वही काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगा? जो भारतीय जनता, अब कभी कभी तो सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पीछे से छुरा मार रहा था और भारतीय जनता पार्टी सीने पे छुरा मारने का कार्य कर रहा है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को तो कहते हैं जिस पे किया मुसलमानों ने भरोसा, उसी ने इनको लूटा है। किसका किसका नाम बताए? कभी सपा ने, कभी बसपा ने, कभी कांग्रेस ने, कभी आरजेडी ने, कभी ममता जी ने। ओवैसी जी ने तो स्कूल खोला, ओवैसी जी ने तो अस्पताल खोला, ओवैसी जी ने तो, आप हैदराबाद जाके देखिए, हिंदुस्तान में है कोई ऐसा विधायक जो अपने पॉकेट से 50 लाख रुपए महीना शिक्षकों को सैलरी देता हो? है कोई हिंदुस्तान में ऐसा विधायक जो 1 करोड़ रुपए का फ्री मेडिकल देता हो? आप हमारे नेता का काम करने जो अच्छाई है उससे भी गिनाने का कार्य करें। और बड़े भाई 15 मिनट की बात करके, माननीय जी 15 मिनट पे माननीय न्यायालय ने हमारे नेता को बरी किया है। हमारा नेता फायर ब्रांड है, हक और सच की बात बोलता है और सीना ठोक के बोलता है। ठीक है, मैंने सुन ली आपकी। अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ तो सड़क पर आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट जहां पर 16 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी, उससे पहले विष्णु शंकर जैन जो कि सीनियर एडवोकेट हैं इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी आगामी 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उस सुनवाई में हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। और साथ ही साथ वक्फ को लेके जो असीमित अधिकार अभी भी दिए हुए हैं और जो कुछ प्रोविजंस बचे हैं जो असंवैधानिक हैं, उसको लेके हम लोग भी वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है उसके काफी प्रावधानों का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया एक्ट आया है, अच्छा एक्ट आया है
और जो जो चीजें रह गई हैं उसको लेके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ध्यान आकृष्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें अब इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ तो ये कानूनी शक्ल ले चुका है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक की चीजें सामने आई हैं, शुभ्रांश रॉय जी आप जो कहना चाह रहे थे, क्योंकि आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, अपनी बात भी कहिएगा, साथ ही मुझे बताइएगा कि संसद में जो लड़ाई होती है वो लोगों तक पहुंचती है, फिर सड़क पर जो चीजें आ गई हैं उसमें भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्या ऐसा लगता नहीं कि जरूरी मसलों से ध्यान हट जाता है, जरूरी मसले हाथ से निकल जाते हैं और उलझ कर रह जाते हैं इन चीजों में आप लोग? रचना, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जरूरी मुद्दे हैं ना, इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है, इस देश में महंगाई सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है जिसपे बात नहीं हो रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने जिक्र किया कि 70 सालों में क्या हुआ, अगर इन सरकारों में पढ़ लिख कर कोई मुसलमान अच्छा पत्रकार बन जाता है और सरकार की आलोचना कर देता है तो ये सरकार या तो उसको जेल में डाल देती है या उसकी नौकरी खत्म कर देती है। 100 से ज्यादा उदाहरण है मेरे पास बताने को अभी तो। और या फिर अगर वो विरोध करती है तो जहां से वो उत्तर प्रदेश से आते हैं अग्रवाल जी, वहां पे बुलडोजर चल जाता है। बात ये नहीं है, सम्मान करना और अपनों के बीच में प्रेम भरना, यही है सौहार्द, यही संविधान हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर कहता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है रचना, कानून बना है, दोनों लोकसभा विधानसभा में पास हुआ है, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है उसके विरोध करने का, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहां नंबर हमारे साथ नहीं था, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल पास कर लिया, उसकी जो कमियां है उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन हम क्या विरोध भी ना करें? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम विरोध भी वो तस्वीर बड़ी अच्छी लगी थी शुभ्रांश जी, अभी राहुल गांधी पहुंचे थे ना बिहार में, व्हाइट टी शर्ट में पहुंचे थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, युवाओं के साथ रहे थे और कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटना, पलायन रोकना है और यहीं पर रोजगार के साधन होने चाहिए, फैक्ट्रियां लगाए सरकार। बड़ा अच्छा लगा था, युवाओं की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी और लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा जुटी थी। ऐसा कुछ क्यों नहीं करते आप? ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? देश में बेरोजगारी नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार नंबर 1 वही तो मैं कह रही हूँ, जरूरी मसलों से ध्यान हट जाता है। आप जानते हैं जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, आप जानते हैं जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, कई मुस्लिम संगठन ही सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे। आप जानते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन एजेंडा डिरेल करने के लिए हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो रही है। आप मुझे बताइए, जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था ना, कई मुस्लिम लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे। मुस्लिम वैसे भी संख्या में कम है, इसमें भी वो अलग अलग बट गए, अलग अलग ऐसे बट गए कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कुछ लोग इसके समर्थन में आकर जश्न मना रहे हैं। मतलब आप गलत मसलों पर अड़कर चीजें यहां दिग्भ्रमित हो रही हैं। मैं वो कह रही हूं कि जरूरी मसलों से हटकर अगर इसी में उलझ कर रह जाएंगे तो टाइम भी जाया होगा, क्योंकि यहाँ तो लोग ही बट गए हैं आपस में, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग एकदम न्यूट्रल हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता वक्फ संशोधन बिल से। पूरा समाज और पूरा देश विरोध में, चंद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके कर्मचारी जिनको भारतीय आपने अभी क्या कहा मनमोहन जी, अभी आपने क्या कहा? आंदोलन होगा, हिंसात्मक होगा, अहिंसात्मक। ओके, ठीक है, ठीक। मतलब आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। हिमांशु जी, अगर ये विरोध यूं ही चलता रहा तो क्या किसान आंदोलन जैसी नौबत आएगी और क्या फिर वापस लेना होगा बिल? मैं इसका विस्तार में बताता हूँ। शुभ्रांश जी यहाँ पे आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये नहीं सुना गया, वो नहीं सुना गया। बड़ी बात तो हर कोई कर रहा है। लीडर है कांग्रेस की, सुनिए, बहुत महान लीडर है कांग्रेस की। जब वक्त पे चर्चा हो रही थी तो वो थाईलैंड में था, वियतनाम में था, पता नहीं कहाँ नहीं था। अरे भैया, तुम्हारे पार्टी का लीडर तो चर्चा में आता नहीं है, विदेश घूमता रहता, पहले जाके उसको समझाओ, फिर रोडों पे आंदोलन करना, टीवी में आके बोलना। जिसकी जिम्मेदारी है करने की, वो थाईलैंड वियतनाम घूमेंगे और इधर इनके प्रवक्ता आके बोलेंगे हम आंदोलन कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भैया, घर के लोगों को समझाओ, फिर इधर आके बात करना। इस बात से सहमत हूँ, घर के लोगों को समझाओ। सबसे बड़े नेता बैंकॉक जाने की तैयारी, सबसे बड़े नेता, ठीक है, सबसे बड़े नेता को सीट ठीक नहीं देते हो। है, कटाक्ष करते रहिए आपस में, कटाक्ष करते रहिए। जब दूसरे की कमी निकाले तो अपनी कमियों की तरफ भी देखिए। और ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए बोल रही हूँ जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जब आप दूसरे की कमी निकालते हैं तो आपकी खुद की कमियां दिखने लगती हैं, उजागर होने लगती हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। भड़काऊ भाषण भी हर पार्टी के नेता कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हर कोई कह रहा है, लेकिन जरूरी मसलों पर बात होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। बेवजह लोगों को भड़काने की कोशिश ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हिमांशु जी, शुभ्रांश जी, मनमोहन जी, आलोक
फारूक मेहता सर भी जुड़े हुए थे और फाजिल अहमद भी हमारे साथ में थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह जो विरोध हो रहा है, इसी विरोध के बीच में लोगों की संख्या बड़े स्तर पर सड़कों पर आई भी, और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। करे प्रोटेस्ट जितना